हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहले जैव प्रक्रम को जाना था, फिर हमने पोषण शुरू किया था जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और पिछली वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें आज हम शुरू करेंगे श्वसन। तो सबसे पहले श्वसन क्या होता है? देखो, अगर सिंपल वे में बोला जाए तो श्वसन क्या है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। लेकिन देखो, श्वसन क्यों जरूरी है? तो जिस टाइम जब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने भोजन का पाचन किया, ठीक है, तो भोजन का जब पाचन हुआ तो हमारी जो छोटी आंत थी वहाँ पे दीर्घ थे, उन्होंने भोजन को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब श्वसन क्या करता है? जो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसके विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कोशिकीय श्वसन। देखो, हमने सांस ली, सांस में वैसे तो सभी गैसेस अंदर गई, पर वहाँ पे हमने किस गैस का इस्तेमाल किया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के जो हमने उसका उपयोग किया, जो कोशिका में हमारा भोजन पहुंचा था उसको हमने जो अब उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके विखंडन उसको तोड़ा, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उस पूरी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। ठीक है, उस भोजन का टूटना, उस भोजन से ऊर्जा का प्राप्त होना, और उस विखंडन के दौरान जो हमारे कुछ जो वेस्टिजियल मटेरियल जो बनेगा हमारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी उसको बाहर जो अब वो छोड़ना, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब जब कैसे होता है ये? जब विभिन्न पथ आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, देखो, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ठीक है जी, इसका क्या किया जाता है? इसको कोशिका द्रव्य में जब ये होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट प्लस ऊर्जा। ठीक है, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में जब इसका विखंडन हो जाएगा, जो 3 कार्बन का एक यौगिक है, ठीक है, अब इसका 3 प्रकार से विखंडन आगे हो सकता है पायरुवेट का। ठीक है जी, कैसे? पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर वो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसका विखंडन करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, जो कि कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है हमारा? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन के अभाव में, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम भोजन का विखंडन करेंगे। कई बार देखो, जब हम बड़ा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम एक तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, फिर भी हम उस ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहाँ पे और जो हमारा भोजन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन के बिना ही वो टूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, और हमें ऊर्जा मिलती है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है वो हमें क्या करता है? हमें पेन जो है वो महसूस होती है। ठीक है, हमारी जो पेशी कोशिका में उसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, जब बहुत लिमिट अमाउंट में हमारे को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही अब्सेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे ईस्ट होता है, उसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पोजीशन में क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है जी, तो ये 3 प्रकार से इसका विखंडन हो सकता है। एक, ऑक्सीजन की उपस्थिति अबंडेंट अमाउंट में ये होगी। दूसरा, कम इसका अभाव होगा, बहुत लिमिट मात्रा में ये होगी। और तीसरा, ये बिल्कुल ही अब्सेंट होगी। इसके बाद श्वसन होता कितने प्रकार का है? जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, 2 प्रकार का श्वसन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नाम से ही पता चल रहा है, वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। कंप्लीट इसमें जो अब वो टूटेगा, जिसमें हमारे पास क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। अब देखो, यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होगा, जिसमें हमारे पास इथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टिक अम्ल भी बन सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो मुक्त होगी।
ठीक है। अगर अभाव है तो लैक्टिक अम्ल, अगर बिल्कुल ही अब्सेंट है वायु तो हमारे पास इथेनॉल बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो वायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय कोश मैंने पहले ही कहा आपको कि जो हमारा वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये जो हमारा अवायवीय श्वसन होगा ये केवल कहाँ पे जो वो होगा, ये कोशिका द्रव्य में ही होगा। इसमें वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें 36 एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट 36 एटीपी बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपको पेपर में भी आता है कि वायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी बनते हैं, तो ये बनते हैं 36, और अवायवीय श्वसन में ये कितने बनते हैं, मात्र 2 बनते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक कि वायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी बनते हैं 36, अवायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी बनते हैं 2। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि श्वसन की पूरी प्रोसेस में कुल कितने एटीपी बनते हैं, तो हम 36 नहीं लिखेंगे, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, 36 + 2 दैट इज 38, तब कितने होंगे हमारे 38 एटीपी बनेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो वायवीय श्वसन है वो कहाँ पे होता है, वो हमारा होता है मानव में। हम लोग जो भी हम श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, और अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, हमारा ईस्ट में। अब मानव श्वसन तंत्र पे एक नज़र मारते हैं। ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है हमारे नासाद्वार से। ठीक है। नासाद्वार कहाँ पे है, हमारी जो नाक की जिसको हम बोलते हैं नथुने, वहाँ से हम क्या लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं और दूसरा श्लेष्मा होता है। वो क्या करता है, वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद ये ग्रसनी से ट्रैवल करेगा, उसके बाद क्या होता है, कंठ। ठीक है। अब जब वायु कंठ तक पहुंचेगी तो यहाँ पे ये बाइफर्केशन होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कंठ के पास क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे एक हमारी भोजन नली रहती है, एक हमारी श्वास नली रहती है। ठीक है। कंठ जो है वो एक टाइम पे भोजन नली को ओपन करेगा जब हम खाना खाएंगे, और श्वसन के टाइम ये श्वसन नली को ओपन करेगा। ठीक है। इसके बाद कहाँ चली गई हमारी वायु, श्वसन नली में। श्वसन नली में ट्रैवल करते हुए ये जाएगी श्वसनी में, उसके बाद श्वसनिका, और उसके बाद कहाँ पहुँच जाएगी ये, अल्टीमेटली कहाँ पे हमारी वायु पहुँच जाएगी, फेफड़ों में। ठीक है। 2 फेफड़े हमारे होते हैं। उसके बाद फेफड़ों में कूपिका कोश होते हैं, वहाँ पे पहुँचेगी। वहाँ पे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या होगा, ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के अंदर ले लिया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसको दोबारा जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, वो हमारे फेफड़ों में, और उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में, तो ये तो अंडरस्टूड है, वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ पे ये इसका कार्य होगा। ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो भोजन को तोड़ेगी, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको वापस बाहर जो है वो श्वसन जब हम करेंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, अगर हम जोर से अभी सांस ले तो हम क्या करते हैं, जब सांस अंदर लेंगे तो हमारी जो चेस्ट है, जो हमारी यहाँ पे हमारी जो पसलियाँ होती है, उनकी गति आप देखेंगे तो वो ऊपर और बाहर की तरफ आती है, और जो नीचे डायफ्राम होता है वो कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो नासाद्वार आप देख सकते हैं, उसके बाद ग्रसनी आप देख सकते हैं, कंठ। कंठ के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही ये फुफ्फुस में पहुँचेगी, जो पसलियों के हमारे फेफड़े होंगे पसलियों के अंदर है, वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होगा, कूपिका में। ठीक है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की ओर गति करेगी। ठीक है। और बाहर की तरफ, और जो हमारा ये डायफ्राम है, यहाँ पे नीचे लिखा है डायफ्राम है, ये नीचे की ओर गति करेगा। जब ये नीचे की ओर गति करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक खाली स्थान बनेगा, और यहाँ पे वायु आ जाएगी। ठीक है। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारी जो पसलियाँ हैं वो जो है वो नीचे की ओर गति करेगी, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। तो जो हवा यहाँ पे होगी उसको हम बाहर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। ये है हमारे श्वसन का
प्रोसीजर जो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको दिया हुआ ये। तो मानव श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, एक अंतश्वसन एक उच्छ्वसन। अंतश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना और उच्छ्वसन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब अंतश्वसन के दौरान हम क्या करते हैं, जो हमारी वृक्षीय गुहा क्या होती है, फैलती है, मैंने पहले ही कहा। और इसमें जो हमारी वृक्षीय गुहा होगी वो अपने पहले जो मूल आकार में वापस आ जाती है। इसमें पसलियाँ जो है वो पसलियों की संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, इसमें जो है वो शिथिल हो जाती है। ठीक है, इसमें जो बक्ष हमारी गुहा और कहाँ की ओर गति करेगी, ऊपर और बाहर की ओर। मैंने पहले ही बोला बक्ष गुहा मतलब जो हमारी पसलियाँ हम जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर और बाहर की ओर आएगी, और इसमें क्या होगा, वो अपने स्थान पर वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर आ जाती है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। अंतश्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। अंतश्वसन क्या होगा, सांस द्वारा जो जितनी भी वायुमंडलीय गैसें हैं उनको शरीर के अंदर लेना, उसको क्या बोलते हैं, अंतश्वसन। और उच्छ्वसन क्या होता है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, इनको क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन। अब स्थलीय जीव जो है वो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्योंकि वायुमंडल में हमारे पास गैसों का आवरण है, वायु है, उसको हम अंदर ले लेते हैं। उसमें 20.95 हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। लेकिन जो जीव जल में रहते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उनके पास क्या होते हैं, गिल्स उनके पास होते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक है वो स्किन से भी कर सकती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, जो हमारे जीव जल में होते हैं उनको श्वसन के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं मिलती है, फ्री नहीं मिलती है, उनको जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी, इसके बाद अगला है हमारा कि जो कुपिका या रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से ऐसे ही समझेंगे। देखो, वायु गई, कुपिका में पहुंची, वहां से वो गई रक्त वाहिका में, वहां क्या हुआ, O2 और आरबीसी में होमोग्लोबिन के साथ मिलके उसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वायु को हमने लिया, कुपिका में आदान प्रदान हुआ, वहाँ से वायु कहाँ पहुँच गई, हमारे खून में। खून में उस ऑक्सीजन ने जो हीमोग्लोबिन था, ठीक है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल है, वो ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके उसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से धमनी द्वारा क्या होगा, O2 ऊतकों तक पहुँचती है, जितने भी हमारे ऊतक होंगे उनके पास ये पहुँचेगी, सभी ऊतकों के पास पहुँच जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, वो टूटेगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, और जो किसका उत्पादन होगा, वहाँ पे CO2 का उत्पादन होगा। अब क्या हुआ, देखो, अब CO2 हमारी बन चुकी है, उस CO2 को हमने क्या किया, रक्त वाहिका में पहुंची, उसके बाद वो रक्त में विसरण हुआ, फिर वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, रक्त के द्वारा, वो रक्त के द्वारा फिर कुपिकाओं में पहुंचेगी, वहाँ पे उसका एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो फिर नासाद्वार द्वारा हम उसको बाहर कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। कुपिका आदान प्रदान करेगी, फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, पूरे शरीर में जाएगी, वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, टूटेगा, टूटने के बाद उसको हम ब्लड में लेके आएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसको हम फिर वाहिका में जब वो जाएगी तो रक्त में विसरण करेंगे, वहाँ से वो कुपिका में पहुँचेगी, वहाँ से उसका फिर एक्सचेंज करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वो हमारा संवहन का रहेगा उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस